नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नकमा। भारत में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच अस्पतालों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन और दवाओं की कमी और साथ साथ बेड की कमी कोरोना महामारी से जूझने की इस लड़ाई को और भी ज़्यादा मुश्किल कर रही है, क्योंकि सड़कों पर मरीज, उनके परिजन नजर आ रहे हैं दर दर ऑक्सीजन और दवाई के लिए भटकते हुए, बेड के लिए तरसते हुए। अस्पताल और ऑक्सीजन दवाइयों के लिए भटकना, लोगों से सोशल मीडिया पर मदद की अपील, बस ज़्यादातर लोगों के पास यही सहारे बचे हैं कि कहीं से मदद मिल जाए। ऐसे में कितने परिवार हैं जिनके अपने दवा और इलाज के लिए भटकते हुए दम तोड़ गए। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट ने रविवार को कहा कि वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से और पेशेंट नहीं ले सकते और कम से कम 20 लोगों की शनिवार को जयपुर गोल्डन अस्पताल, जो कि दिल्ली में ही है, वहां पर मौत हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। आज ही खबर आई कि दिल्ली से सटे रेवाड़ी के विराट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत हो गई है। कई मरीजों की हालत गंभीर है और इस बीच उनके नाराज घर वालों ने यहां पर हंगामा किया। अब इस तरह के लोग, ऐसी जो तस्वीरें हैं, वो लोग किसी करिश्मे के ही सहारे हैं, वही उनकी उम्मीद है कि कहीं से मदद मिले। तो राजधानी दिल्ली आसपास के इलाकों का बुरा हाल है, एनसीआर का बुरा हाल है, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे राज्य हैं, दूसरे बड़े शहर हैं, वहाँ की हालत भी बहुत बुरी है, जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, नासिक, पुणे, बेंगलुरु में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं मामलों के। कोरोना महामारी के चलते देश में ऑक्सीजन की मांग बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर मरीजों को इसकी ज़रूरत पड़ रही है और कई राज्यों में ऑक्सीजन संकट खड़ा हो गया है। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री केयर्स फंड से 551 ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट लगाने का आदेश जारी किया गया है, जो कि जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में लगेंगे और इस प्लांट को प्रधानमंत्री ने जल्द शुरू करने का आदेश दिया है, ताकि जिला मुख्यालयों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित हो। इस हालत के बीच में दिल्ली में जो 1 हफ्ते का लॉकडाउन था, उसे 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। और अब आपको हम दिखाते हैं कि जो दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, जैसे अभी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज ही कहा है, अपील की है टाटा, बिरला, अंबानी, हिंदुजा, बजाज जैसे उद्योगपति घरानों से कि दिल्ली के लिए ऑक्सीजन टैंकर जुटाने में मदद करें। तो अब तक दिल्ली में ऑक्सीजन जो है वो कई जगह से आ रही है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है सेल, वहाँ सिर्फ बोकारो प्लांट से 1900 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर प्लांट से रोजाना 800 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। अगस्त 2020 से अब तक 39,647 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। सेल ने उद्योगों को ऑक्सीजन देना अब बंद कर दिया है। ऐसा आदेश है कि किसी भी जगह पे लिक्विड ऑक्सीजन किसी और काम के लिए, मेडिकल पर्पस के अलावा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जिंदल स्टील ने दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल, बत्रा अस्पताल के साथ कई अस्पतालों में ऑक्सीजन दी गई है। जिंदल स्टील प्लांट की ऑक्सीजन रोक कर सप्लाई की है मेडिकल पर्पस के लिए ऑक्सीजन। मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी सप्लाई की गई है। हमारे पास इस पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। जिस तरह की त्राही हम सड़कों पर देख रहे हैं हिंदुस्तान में, आंकड़े बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ जो बेबसी है, क्यों आखिर ये इस तरह की बेबसी हुई, हम तैयार नहीं हो पाए। हम जानते हैं कि दुनिया के बड़े देशों में, दूसरे देशों में भी ऐसी हालत हुई, लेकिन उन देशों से भी क्या हमने कुछ सीखा? क्या हम इस बात को भूल गए थे कि कोरोना का दूसरा वेव भी आ सकती है? हमारे साथ मेहमान हैं रोहित खन्ना हैं, जो मैनेजिंग एडिटर हैं द क्विंट के। डॉक्टर एस.के. छाबड़ा जुड़ेंगे हमारे साथ, हेड है डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी प्राइमस अस्पताल में। गुरप्रीत सिंह रमी हैं, अध्यक्ष गुरुद्वारा इंदिरापुरम, फाउंडर खालसा हेल्प इंटरनेशनल। डॉक्टर चंद्रशेखर सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट मधुकर रेनबो अस्पताल। डॉक्टर अरुण गुप्ता, प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल। इस समय हालत जो है वो बहुत ख़राब है। रोहित खन्ना, मैनेजिंग एडिटर द क्विंट। रोहित, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि जो हम सिचुएशन आज देख रहे हैं, क्या वो एक ऐसी स्थिति है जिसके ऊपर सरकारों का बस नहीं था? हमने यूके में भी देखा, अमेरिका में भी देखा, बड़े शहरों में न्यूयॉर्क हो या
लंदन हो, जो पूरी मेडिकल व्यवस्था है वो चरमरा गई थी, बल्कि अपने घुटनों पे आ गई थी। इसलिए क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में भी सरकार के बस में कुछ नहीं था, और जो हम आज हालत देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि इस तरह की त्रासदी है, इस तरह की क्राइसिस है, या आपको लगता है कि हम कहीं पर चूके हैं, हमसे कोई चूक हुई है? जी बिल्कुल, त्रासदी बहुत ही बड़े स्केल पे हुई है, और डेफिनेटली कई लोगों को बिल्कुल ही कई सरकारों, कई देशों को बिल्कुल इसने चौंका दिया था, और वो हालत है, जरूर है। सेकेंड सर्ज इतना बड़ा होने वाला था, कब होने वाला था, शायद ये चीजें हम ना समझ पाए ठीक से, लेकिन फिर भी ऐसी कई चीजें हैं जो कि हमारी सरकार को करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। जैसे क्या वो चीजें हैं, किस तरह की पॉलिसी आपको लगता है पॉलिसी फेलियर है पॉलिसी लेवल पे? जैसे इस तरह के कई सिग्निफिकेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज की जो बात की जा रही है, वो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है। हमारी कंट्री में इंडिया 7,000 मेट्रिक टन ये मेडिकल ऑक्सीजन हम हर रोज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन की। ये जो आइनॉक्स के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में यही कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है। महाराष्ट्र में एक्सेस है, गुजरात में एक्सेस प्रोडक्शन है, मध्य प्रदेश में एक भी प्लांट नहीं है। और अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो ये जो क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं उनकी कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग नहीं है। तो अगर हमें कुछ हफ्तों पहले ये अंदाजा होने लगा था कि इस तरह का सर्ज होने वाला है, तो हमें थोड़ा आगे सोचना था। फिर ये जो ऑक्सीजन की ये जो ऑक्सीजन की बात लोग करते हैं, वो कहते हैं कि ऑन साइट हमें अपना ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये जो आपने अभी बताया कि 551 प्लांट्स चालू करेंगे, अब ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन कई महीनों पहले लेना चाहिए था। और जैसे कि ये स्क्रोल के आर्टिकल में कुछ दिन पहले आया था, 162 ऐसे प्लांट्स का प्लान था, और वो जो चीज अक्टूबर में सैंक्शन हुई, उसके लिए 201 करोड़ पीएम केयर्स फंड से सैंक्शन हुए। आज की डेट में सरकार बताती है कि सिर्फ 33 ऐसे प्लांट्स खड़े हुए हैं। जी हाँ, पूरे यूपी में 14 ऐसे प्लांट खड़े होने थे। पूरे यूपी में अब तक एक भी ऐसा प्लांट खड़ा नहीं हुआ है। रोहित खन्ना, आपने दो बातें की, मैं वापस आपके पास आऊंगी। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने बताया कि कितनी समस्या है, कहीं प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है, कहीं बिल्कुल नहीं हो रहा है, और इस समय ट्रांसपोर्टेशन में कितनी समस्या आ रही है। दूसरे की जो अब हो रही है चीजें, जो फैसले लिए गए अक्टूबर में, वो कार्यान्वित अब होने वाले हैं या उनके ऊपर ऐलान अब हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री केयर फंड से अब जब 551 प्लांट्स की बात की गई है जिला स्तर पे, वो फैसले पहले नहीं हुए। क्या इस सर्ज का अंदाजा नहीं था? डॉक्टर अरुण गुप्ता, प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल, डॉक्टर अरुण गुप्ता, ये जो नया कहा जा रहा है कि म्यूटेंट है, जो इंडिया स्ट्रेन है, जो डबल म्यूटेंट है, ये इसका अंदाजा कब लगा था कि ये इस तरह का म्यूटेशन हुआ है और इंडिया में इस तरह का वायरस जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है और खतरनाक भी है? क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं इस सर्ज में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, जो कि पिछली बार नहीं थी। तो ये पता कब चल गया था, क्योंकि तैयारी उस हिसाब से शायद नहीं हुई? देखिए, दिसंबर जनवरी के आसपास जो हमारे देश में केसेस काफी कम थे, आपने देखा उसी समय यूएस में और यूके में एक अलग वेव आना शुरू हुई थी। उन दिनों साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने उसको स्टडी करने की कोशिश की थी और दुनिया भर के वेरिएंट्स के बारे में बात करना शुरू करती थी। अगर आप पिछले वेव्स की हिस्ट्री देखेंगे तो आप देखोगे कि हमेशा एक पैटर्न होता है, वहां से शुरू होता है, फिर ये इनफैक्ट मुंबई, महाराष्ट्र जाता है, फिर दिल्ली, ऐसे आता है। तो काफी एंटीसिपेटेड था उस समय। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे उसको उन्होंने सीरियसली लिया नहीं। पब्लिक को भी लगा जी अब तो कोरोना खत्म हो गया है, कहीं ना कहीं हम रिलैक्स हो गए। पर ये वार्निंग थी डॉक्टर्स की ओर से थी, साइंटिस्ट की ओर से। हमने भी हर जगह कई प्लेटफॉर्म में ऐसा कहा कि कोरोना खत्म नहीं हो रहा, ये मार्च एंड में, अप्रैल में सर्ज आ सकती थी। हाँ, इस स्केल के सर्ज की एक्सपेक्टेशन ऑनेस्टली हमें भी नहीं थी। तो जिस तरह स्टीप राइज हुआ है, बहुत स्टीप राइज हुआ है, और स्टीप राइज होने के अलावा जो इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा है इस वायरस की, कि मैं एज ए पीडियाट्रिशियन देख रहा हूँ लास्ट उसमें वेव में बच्चों में इफेक्ट बहुत कम था।
फैमिली में क्या 2 लोग अफेक्टेड थे, इस बार पूरी की पूरी फैमिली अफेक्टेड है, बच्चों में भी बहुत हो रहा है। तो ह्यूज जो सर्ज स्केल, इसके लिए मुझे लगता है वैसे ही हमारे देश का जो हेल्थ सिस्टम होता है बहुत मार्जिनल हेल्थ सिस्टम, जो लोग जी डॉक्टर्स हाँ। काम करते हाँ। हैं वो आपको बता सकते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, पर इस तरह के आपने स्केल के लिए एनीवे कोई तैयार था नहीं। जी, मैं आऊंगी वापस आपके पास। आपने जो बात कहा कि लोगों को भी इत्मीनान हो गया था कि कोरोना खत्म हो गया है, और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने भी समय पर काम नहीं किया, और दूसरे की पॉलिसी मेकर्स या गवर्नमेंट सरकारों के स्तर पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया, क्योंकि हम दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। हम इलेक्शंस में मसरूफ़ थे, हमने तैयारी नहीं की समय पर। जब अंदाज़ा था कि ये होने वाला है, तो अगर बड़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो लोगों को लगा कि जब ये हो रहा है तो लोग भी अपनी फिक्र को छोड़ चुके थे कि रैलियां होंगी, बड़े जमावड़े होंगे। आपने बच्चों की भी बात की, और उसके ऊपर मैं पूछना चाहती हूं, हमारे साथ रेनबो अस्पताल से जुड़े हुए हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंघा, सीनियर कंसल्टेंट हैं मधुकर रेनबो हॉस्पिटल के। अगर आप समझा पाए डॉक्टर चंद्रशेखर सिंघा, ये बहुत फिक्र है लोगों में कि क्या ये जो नया वेरिएंट है, ये डबल म्यूटेंट, ये बच्चों में भी असर कर रहा है ज़्यादा? जैसे पिछली बार जो वेव थी 2020 की, क्या वो बच्चों को बिल्कुल नहीं छूती थी? इस बार कितने केसेस आए हैं? बच्चों को किस तरह का असर देखा जा रहा है? यस, डॉक्टर अरुण गुप्ता इज वेरी राइटली से, इस बार बच्चों में ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है। सो लास्ट वेव में भी बच्चा इफेक्ट हो रहा था, लेकिन इस बार आई वुड से कम 50-60% बच्चा ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। और बड़ी गंभीर का ये बात है कि इस बार बच्चे जो आ रहे हैं मेरे पास, हम लोग के पास, बिकॉज वी आर ए चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कम टू दो आवर हॉस्पिटल, बच्चे में इस बार ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो ये लास्ट वेव में इतना सांस लेने का दिक्कत नहीं होता था, इस बार जितना हो रहा है। और उसके बाद ये किस उम्र के बच्चे हैं, क्या कुछ आप बता सकते हैं कि ये यूजुअली इस बार मैं जितना देख रहा हूँ, यूजुअली थोड़ा सा ना ओल्डर एज ग्रुप, जैसे कि 12 से लेके 15 साल के बच्चे में, और यूजुअली होता है कि जो बच्चे थोड़ा सा ओबीज है, जिसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, उन लोग का ये ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। ठीक है। और छोटे बच्चे में भी हो रहा है, लेकिन उसमें इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उन लोग को बेसिकली हो रहा है जैसे कि डायरिया, लूज मोशन, प्रोलॉन्ग फीवर, जिसको हम लोग बोलता है मेडिकल टर्म में, ये सब ज्यादा हो रहा है। आपसे मैं वापस इस पर बात करूंगी कि बच्चों में किस तरह का इलाज इसमें किया जा रहा है और क्या उनकी समस्याएं हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एस.के. छाबड़ा भी जुड़ चुके हैं इस समय, पर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। एक ब्रेक का समय हो गया है हम लोग में, और हम लौटते हैं इस चर्चा पे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोरोना और उससे खड़ी हुई अव्यवस्था, लोगों की बेबसी, लाचारी, ऑक्सीजन की कमी, दवा की कमी, अस्पताल में बेड्स की कमी। इससे ये लड़ाई और भी ज़्यादा मुश्किल है, और सवाल है कि ऐसा संकट जो खड़ा हुआ इसका हमें अंदाज़ा नहीं था, क्या उसकी हम तैयारी बेहतर नहीं कर सकते थे? क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के टैंकर्स दूसरे राज्यों से अब बुलाए जा रहे हैं, जब हफ्तों से अस्पताल इस बात के लिए अपील कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है। बड़े अस्पताल, दिल्ली के अस्पताल। डॉक्टर एस.के. छाबड़ा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी, प्राइमेस अस्पताल, हमारे साथ जुड़े हैं। अब डॉक्टर छाबड़ा, क्या स्थिति है आपके अस्पताल में? बेड्स नहीं है ज़्यादातर अस्पतालों में, वेंटिलेटेड बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स नहीं है, और इतनी ज़्यादा संख्या में वो पेशेंट आ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इस बार हमने देखा है कि जो सीवियर केसेस हैं उनकी तादाद पिछले वेव से कुछ ज़्यादा है, और जो परसेंटेज है जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो ज़्यादा है। और यंगर पेशेंट्स में, जैसे पिछले साल 20 और 30 ईयर्स में लोगों में इतने ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती थी, लेकिन इस बार ज़्यादा है। वेंटिलेटर बेड्स की ज़्यादा ज़रूरत है, बाईपैप बेड्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए हमारी ऑक्सीजन की खपत जो है बहुत ज़्यादा है इस बार। तो आपके अस्पताल की क्या स्थिति है डॉक्टर छाबड़ा? अभी हम एक एक दिन के हिसाब से चल रहे हैं कि आज हमारे पास 10 घंटे की ऑक्सीजन है, आज हमारे पास 5 घंटे की ऑक्सीजन है। हर रोज़ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टैंकर्स बुलवा रही है। तो आज की स्थिति स्पष्ट है कि अभी है, लेकिन कल ऐसे होगा कि नहीं, इसका
कुछ पूरा भरोसा नहीं है। ऑक्सीजन तो day to day दिल्ली basis पे अभी के ये जी चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपील की है तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से कि दिल्ली के लिए ऑक्सीजन सप्लाई में मदद करें। उसके पहले सेल के प्लांट से जिंदल स्टील से ऑक्सीजन आई है दिल्ली में कुछ, उससे क्या स्थिति सुधरी है? आपके अस्पताल में भी पहुंची, कई अस्पतालों में गई है ऑक्सीजन, लेकिन बहुत सारे अभी भी कह रहे हैं कि कुछ घंटों की है, एक दिन के लिए। लेकिन साथ साथ डॉक्टर साहब, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने ये भी ट्वीट किया कि एक पैनिक भी फैला रहे हैं बहुत अस्पताल, और अगर अस्पताल में ऑक्सीजन है भी 2-3 दिन की तो ऐसा कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। क्या ये भी हो रहा है? इसका जैसे हमारे अस्पताल में तो ऐसा नहीं है, पूरी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है के हिसाब से चल रहे हैं। उनको पता है कि 5-6 घंटे में खत्म हो जाएगी, तो इसलिए हमको ये संपर्क बनाए रखना पड़ता है टैंकर्स से कि हमारे पास जल्दी सप्लाई करें, कि ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हमारी ऑक्सीजन खत्म हो जाए। तो वी आर ऑन दी एज कि हमारे पास कुछ से घंटों की ऑक्सीजन होती है, और अगर सप्लाई दोबारा नहीं आएगी तो कल का कुछ भरोसा नहीं रहता। अभी तक हमारे अस्पताल में ऐसा क्राइसिस नहीं हुआ है जो मैंने दिल्ली के दूसरे अस्पतालों में सुना है, पर अगर स्थिति में सुधार जल्दी ना हुआ तो इसकी आशंका बनी रहेगी। पर वो जो बेबसी है वो अभी तक है आपके अस्पताल में? क्या आईसीयू बेड्स हैं? क्योंकि हमारे पास, हम तमाम लोगों के पास एक दूसरे को जानने वाले अनजान लोग भी फ़ोन करते हैं मदद के लिए, बेबसी में कि कहीं किसी को मदद मिल जाए, कहीं कोई अस्पताल में, कई अस्पतालों में मैंने भी पिछले 1 हफ्ते में फ़ोन किया बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन अस्पतालों में जगह नहीं है। और हाथ जोड़ते हैं कि लोग कि हमारे पास जनरल वार्ड या इमरजेंसी में हम किसी को रख भी लें तो हम बुला के करें क्या? कई अस्पताल मरीजों को बाहर कर रहे हैं अब भी, क्योंकि उनके पास अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं नहीं है। परिजनों को कहा जाता है कि आप खुद दवाएं लाएं। इस तरह की जो स्थिति है, क्या उसमें कुछ सुधार हुआ है पिछले 1 हफ्ते में? अभी हमारी 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है, आईसीयू भी हमारा पूरी तरह से फुल है। और ये बीमारी ऐसी है कि जो 2-3 दिन की नहीं है, इसमें 10 से 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं, इसलिए इतनी जल्दी डिस्चार्ज भी नहीं होते हैं पेशेंट्स। तो इसलिए जो टर्नओवर होता है वो बहुत कम हो रहा है। तो अभी 100% ऑक्यूपेंसी की स्थिति बनी हुई है सारे बड़े अस्पतालों में। बेड्स आर डेफिनेटली शॉर्ट, और बड़े अस्पतालों की और हमको ये एस्टेब्लिश करने होंगे नए अस्पताल, जैसे तो आप कह रहे हैं कि अभी भी पहले किए थे। अभी भी मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर लिविंग ऑन द एज, अभी पता नहीं है कि कब खत्म हो जाए। हम ये नहीं कह सकते कि स्थिति ठीक है। गुरप्रीत सिंह रमी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं गुरुद्वारा इंदिरापुरम, फाउंडर खालसा हेल्प लाइन जो खुली है। आप बताएं कि क्या आप लोगों का तजुर्बा रहा है? आप लोगों ने बहुत मदद की है बहुत सारे लोगों की, और ऐसे समय में सिविल सोसाइटी जो है वही काम आ रही है। गुरप्रीत सिंह जी, किस तरह की बेबसी में लोग आ रहे हैं और आप लोगों की क्या व्यवस्था है? मैडम नमस्कार जी। नमस्कार। मैं गुरप्रीत सिंह, प्रेसिडेंट गुरुद्वारा इंदिरापुरम। जब ये क्राइसिस चल रहा था लास्ट 1 साल से, हमारे एक गुरुद्वारे में कोरोना टेस्टिंग का कैंप लगा हुआ था, तो हम उस दौरान ही देख रहे थे कि लोगों की जो परेशानियां थी, लास्ट ईयर ही देख रहे थे कि लोग उस टाइम भी बहुत परेशान थे। बट जो दोबारा अटैक आया कोरोना का, पहले तो हमने हॉस्पिटल्स में लोगों को बेड्स प्रोवाइड करवाए, पर जब धीरे धीरे देखा ये सिचुएशन बढ़ती इतना हो गया किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं है, जहाँ फ़ोन करो वहाँ बेड नहीं है, जहाँ फ़ोन करो वहाँ बेड नहीं है। लोग तड़प रहे थे। उस दौरान उन्हें बड़ा डीपली सोचा कि हम लोगों की कैसे सेवा कर सकते हैं, लोगों की जान कैसे बचाई जाए। रोज के कम से कम 300-400 फ़ोन सिर्फ हॉस्पिटल में बेड लेने के लिए खालसा हेल्प इंटरनेशनल के लिए कॉल आ रही थी कि आप हमारी हेल्प करिए। हम भी वहाँ अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे कि हम इनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। मैडम 1.5 दिन हम सोचते रहे भी क्या किया जाए। लास्ट में हमने एक दिमाग में एक आइडिया आया कि हम पेशेंट को उतारेंगे, बेड पर लाएंगे, तो हम भी इनके साथ कहीं ना कहीं कोरोना से ग्रस्त हो जाएंगे। हमने दिमाग में मैंने ये सोचा कि हम इन पेशेंट को बुलाएंगे गाड़ी पे, हम इनको गाड़ी के अंदर ही ऑक्सीजन देंगे, जिसे मोबाइल ऑक्सीजन कहते हैं जी। वो हमने पहला जो ट्रायल किया, मैं तो खैर 3 दिन से गुरुद्वारे में दिन रात लगाऊं, मुझे खुद ही ध्यान किया डेट क्या है और 3 दिन पहले क्या थी। 3 दिन पहले हमने रात को 11:30 बजे एक ट्रायल किया। जो पेशेंट आया था वो 42 पे ऑक्सीजन पे था, और शायद विद इन 15 या 20 मिनट के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहता। उस पेशेंट से हमने स्टार्ट किया, तो जब हमने देखा 15, 20, 25 मिनट के अंदर उसका ऑक्सीजन लेवल हम राउंड अबाउट 80 पे ले आए, तब हमें लगा कि हाँ ये काम हम कर लेंगे, लोगों की जिंदगी बचा लेंगे। कम से कम ऑक्सीजन के कारण हम लोगों। हाँ जी
गुरप्रीत सिंह जी, इस ऑक्सीजन समय के मैं कारण ये हम जानना लोगों को चाहती मरने नहीं हूँ, देंगे। बहुत सारे लोग बेबस हैं, बहुत सारे लोग अभी भी ऑक्सीजन की मदद चाहिए उन्हें, तो अगर आप बता सकें कि इस गुरुद्वारे में क्या लोग अगर आते हैं तो उनके लिए क्या बेड की भी व्यवस्था है, आप लोग किस तरह से काम कर पा रहे हैं, क्या काफ़ी भीड़ है, वहाँ भी आपको समस्या आ रही होगी ऑक्सीजन वगैरह की, क्या लोग आपको फ़ोन भी कर सकते हैं, कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे लोगों को जो मदद के लिए इस समय परेशान होंगे? हाँ जी मैडम, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 909-704-1313 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 909-736-1313। आप इस नंबर पर डायल करके कोई भी इंक्वायरी चाहिए आप ले सकती हैं। यहाँ 24 घंटे 24 आवर्स हमारी ऑक्सीजन की फैसिलिटी स्टार्ट है। अभी तक सुबह शाम रात लगा के यहाँ से कम रोड एट अ टाइम 50 to 60 गाड़ियाँ हमारे पास लगी रहती हैं, उन पे पूरी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद जिस पेशेंट के पास गाड़ी नहीं है वो रिक्शे पे आता है, ऑटो पे आता है, उनको भी हम किसी ना किसी रूप में उनको भी यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इस तौर पे मदद कर रहे हैं जी, आप इस तौर पे मदद कर रहे हैं कि आप ऑक्सीजन, आप लोग जिनको ऑक्सीजन के लिए जो लोग भटक रहे हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी एक तरह से मैं कहूँ कि नाकामी रही है रोहित खन्ना सरकार की तरफ से कि हमने इसको एंटिसिपेट नहीं किया, और बहुत अच्छी बात है कि सिविल सोसाइटी जो है वो इस समय सामने आई है, पर किस लेवल पे आप पॉलिसी पैरालिसिस देखते हैं? और हम इस समय भी बहुत सारे फैसले हुए हैं जो काफ़ी देर से हुए हैं, हमने दुनिया में देखा कि किस तरह की वेव्स आई, तो क्या हम इससे सीख सकते थे, या आप इस समय क्या कहेंगे आप इस पर? नगमा, ये जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ हैं, लेकिन साफ बात है कि जिस स्केल पे काम होना चाहिए उस स्केल पे सरकारें ही ऑपरेट कर पाती हैं। मतलब उनके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, दे हैव गॉट ऑल द रेलवे, ऑल द ट्रेन्स ऑफ द कंट्री एट देयर डिस्पोजल। जो ट्रकें हैं, लाखों ट्रकें, हजारों ट्रकें उनकी डिस्पोजल पे हैं। तो जिस स्केल पे, जिस पैमाने पे ये सारा काम होना चाहिए नेशन वाइड स्केल पे, उस स्केल पे सिर्फ सरकार काम कर सकती है। मैं आपको गिनवाता हूं कि पिछले कुछ दिनों में जो हमारे देश के अलग हाई कोर्ट्स हैं उनके क्या कमेंट्स रहे हैं सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में। 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा यूपी गवर्नमेंट के बारे में कि इट्स अ शेम द गवर्नमेंट न्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेव, कि सेकेंड वेव कितना बड़ा होने वाला था उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने एडवांस में प्लानिंग नहीं की। एक साल के एक्सपीरियंस के बाद भी वो पैंडेमिक को काउंटर करने में फेल हुए हैं। उनके पास पंचायत इलेक्शंस के लिए पैसे हैं, पब्लिक हेल्थ के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। आप देखिए गुजरात हाई कोर्ट का बेंच, जो गुजरात के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ ने उन्होंने कहा है कि आप आंकड़े छुपा रहे हैं, यू आर हाइडिंग द रियल पिक्चर, आप एक्यूरेट डेटा को सप्रेस कर रहे हैं, और ये करने से आप पब्लिक में और भी फियर डाल रहे हैं। आप देखिए इस चीज का क्या नतीजा निकल रहा है कि हमारी जो वैक्सीनेशन की दर है वो घट रही है। अप्रैल के सेकेंड वीक में 3.6 मिलियन वैक्सीन पर डे, अब वो तीसरे हफ्ते में इट केम डाउन टू 2.76 मिलियन। ये इंडिया स्पेंड का डेटा है। तो ये एक कैस्केड इफेक्ट हो जाता है। इन चीजों के बारे में ये जो जिस म्यूटेंट स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेन डिस्कवर हुआ था 5 अक्टूबर को, पिछले साल 5 अक्टूबर को। 6 महीने तक उसकी जिनोम सीक्वेंसिंग अब तक अच्छे बड़े स्केल पे हो जानी चाहिए थी, वो हुई नहीं है। तो वी स्टिल डोंट नो कि ये जो स्ट्रेन है इसको एक्चुअली किस तरह से लड़ा जाना चाहिए। और ये स्ट्रेन जो है माना जा रहा है कि सेकंड सर्ज के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जी, आप कह रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग में भी देर हुई। जब अक्टूबर में डिस्कवर हुआ ये जो स्ट्रेन है, उसके बावजूद कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको केंद्र सरकार की तरफ से फंडिंग होनी थी, वहां पे कमी हुई, वहां पे देर हुई फैसलों में। इन पर भी हम चर्चा करेंगे। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं वापस, और हम लौटेंगे इस चर्चा पे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से मिलकर हम इस कोरोना
की जंग में साथ लड़ सकते हैं और कैसे एक दूसरे की मदद करें और क्या इस समय समस्याएं हैं। हमारे साथ डॉक्टर छाबड़ा के साथ साथ एक और डॉक्टर जो जुड़े हुए हैं वो हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट मधुकर रेनबो, और डॉक्टर अरुण गुप्ता भी हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर सिन्हा, बच्चों के बारे में पहले मैं आपसे पूछ लेना चाहती हूँ कि किस तरह की जो शिकायतें आ रही हैं तो उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अक्सर आप लोग क्या देख रहे हैं और उनमें रिकवरी रेट कैसी है? तो इस बार बच्चे में मैं जैसे पहले भी बोला था कि उन लोग का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। उन बच्चों का जिसका थोड़ा सा बॉडी का वेट थोड़ा ओबीज जिसको बोलते हैं, उसका जिसका बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है। और उसके बाद भी हम लोग देख रहा हूँ कि बच्चे का लूज मोशन, वॉमिटिंग लेके भी आ रहा है एंड प्रोलॉन्ग फीवर। इसका क्या मतलब है, बच्चे का 5-6 दिन से बुखार चल रहा है। तो ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है इसमें? हाँ, इसमें सपोज बच्चे का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, लाइक वी गिव विटामिन सप्लीमेंट। और सपोज बच्चे का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, पेशेंट बच्चे वेंटिलेटर का जरूरत पड़ रहा है, उस दौरान हम लोग एज यूजुअल जैसे एडल्ट को देते हैं ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं, लाइक स्टेरॉइड, लाइक सम काइंड ऑफ एंटीवायरल मेडिकेशन। अदरवाइज जो सिंपल एलिमेंट है जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, लूज मोशन, उसमें खाली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का ही जरूरत है। ओके। डॉक्टर अरुण गुप्ता, आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल के इस प्रेसिडेंट हैं, इस समय आप बताएंगे कि अब दिल्ली के अस्पतालों में एक हफ्ते में इस तरह से काफ़ी त्राही मची, उसके बाद इस समय की स्थिति, ऑक्सीजन, दवाओं में बहुत ज़्यादा पैनिक ये भी है कि रेमडेसिविर और इन तमाम हम जान रहे हैं कि किस तरह से इनकी ब्लैक मार्केटिंग भी हुई। अभी भी बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं क्योंकि घबराहट बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन को लेकर। जो खबरें आई, जो तस्वीरें आई, तो अगर ऑक्सीजन लेवल बहुत नहीं भी गिरता है तो अपने घबरा जाते हैं और रश करते हैं अस्पताल। तो क्या आप एक डॉक्टर के तौर पे लोगों को ये बताएंगे तो शायद उनको ज़्यादा वो आश्वस्त होंगे कि घर पर कब तक रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं एज ए डॉक्टर बताना चाहूँगा यहाँ पे, एक तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें। और ऐसा नहीं कि हर कोरोना के मरीज को ऑक्सीजन चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि हर कोरोना के मरीज को एडमिट होना है। अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 94 के ऊपर मेंटेन्ड है और आपके साथ में और कोई बड़ी बीमारी नहीं है तो आप रिजनेबली घर में रह सकते हैं, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। और अगर आपका सेचुरेशन कम होता है, अगर मान लो हॉस्पिटल्स में बेड मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं मिल पा रहा है, अगर किसी वजह से घर में भी ऑक्सीजन लगा रहे हैं तो आप ऐसे जरूरी नहीं कि आपको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लगानी है। हमारा एम कभी भी 99 या 100 का नहीं होना चाहिए। 94, 95, 96 इज गुड इनफ, आप अपना रख सकते हैं। और ये बात मैं जो नर्सिंग होम्स में जहाँ पेशेंट एडमिट है उनके लिए भी कहना चाहूँगा। इस तरह से करके हम लोग ऑलमोस्ट 40% ऑक्सीजन की सेविंग कर सकते हैं। और जी एक और सवाल है डॉक्टर छाबड़ा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे, चूंकि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कमी है, कई सारे डॉक्टर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट्स में अगर हल्की ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो नेबुलाइजर्स भी काम करते हैं। कितना सही है ये नेबुलाइजर जो है ये दवा देने के लिए काम आते हैं और इनका एज अ ट्रीटमेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का इनका कोई रोल नहीं होता है। तो ये एक गलत धारणा फैल रही है कि नेबुलाइजर से हम ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं। ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन से ही पूरी हो सकती है और नेबुलाइजर तक दवाई देने के लिए काम आ रहा है। तो नेबुलाइजर से ऑक्सीजन का सलूशन नहीं निकल सकता। पर नेबुलाइजर से जो स्टेरॉइड्स दिया जाता है वो भी ब्रीदिंग में हेल्प करता है क्या? ऑक्सीजन की ज़रूरत अगर बहुत ज़्यादा नहीं है और अगर मेंटेन होते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के केसेस सुनने में आए कि 94-96 ऐसे अगर ऑक्सीजन लेवल है तो नेबुलाइज करने से क्या उनकी स्थिति स्टेरॉइड से नेबुलाइज करने से बेहतर हो सकती है? क्योंकि ये भी ट्रीटमेंट सजेस्ट किया गया है कई डॉक्टरों द्वारा। पूरे विश्व में बड़े अच्छे प्रोटोकॉल स्थापित हो चुके जो ये क्लियरली कहते हैं कि अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से ऊपर है तो आपका जो एक लेवल ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ही कम है। ऐसे मरीजों को सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि बुखार की दवा या दर्द की दवा उसी की ज़रूरत होती है और एक लंबे प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं कि आपको हर तरह की दवाई दी जा रही है। जी, रेमडेसिविर का भी रोल जो है उसके बाद ही शुरू होता है, इसलिए शॉर्टेज हो गई कि बहुत सारे डॉक्टर्स और पैनिक की वजह से पेशेंट डिमांड करते हैं कि हमें रेमडेसिविर दी जाए। जी हाँ, कोई इंडिकेशन नहीं है 95 से ऊपर। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर ऑक्सीजन मेंटेन्ड है तो घर पे इलाज हो सकता है। ऑक्सीजन गिरने की सूरत में अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है। ये बहुत जरूरी है कि पैनिक ना किया जाए कि सब लोग अस्पताल पहुंच जाए। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अगर फॉलो करेंगे तो इसमें बहुत कम दवाइयां जो दी जाती हैं
सिर्फ एक स्टीरॉयड है, रेमडेसिविर है जो हम 94 के नीचे इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन दी जाए। ठीक है, गुरप्रीत सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को जानकारी ये दे पाएँ कि आप लोग इतनी लोगों की मदद कर रहे हैं इकट्ठा होकर, आपने हेल्पलाइन नंबर्स भी अपने बताए, आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रिलीफ है, तो आप लोगों को भी साधनों की ज़रूरत होगी, तो क्या आप डोनेशंस भी एक्सेप्ट करते हैं अगर लोग मदद करना चाहें, साथ जुड़ना चाहें तो? हाँ जी, हम डोनेशन, हमारा एक पेटीएम नंबर 9097041313 हमारा ये पेटीएम नंबर है। इसी पे सारी डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स भी मिल जाएगी, क्योंकि इस टाइम जो चीज़ 500 रुपये की है वो हम 5000 की भी परचेज कर रहे हैं, जिसकी लोगों की जान बच जाए। आज ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कीमत 500 है वो हमें 5000 में भी मिलता है, हम उसे रिफिल 5000 में भी करा लेते हैं। इस करके हम यहाँ पे लोगों को उनकी जान बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। एक थर्मोमीटर जो होता है वो सिर्फ उसकी कॉस्ट 600 से 700 रुपये है, वह 4000 से 5000 रुपये मिलता है, और दिन में कम से कम 25 से 30 बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टूट जाते हैं वो। तो कोई भी ऐसी हम कंडीशन नहीं ला रहे कि जितना भी हमारे पास आ रहे हैं पेशेंट इस टाइम दिल्ली, ऑल ओवर एनसीआर से, अभी तक मुजफ्फरनगर, हरिद्वार से भी लोग आए हैं, उनको भी हमने अपने गुरुद्वारे की शरण में, इंदिरापुरम गुरुद्वारे में आए, मरने नहीं दिया। उनको भी किसी की जो ऑक्सीजन लेवल है 10, 15, 20 भी थी, उनको भी हम 90 तक लाए, उनको किस तरफ शामिल किया, उनको भी हमने कहीं पे सड़क पे खड़े होकर उनको शामिल किया। और जी, जो आप लोग काम कर रहे हैं एक ग्रुप सिविल सोसाइटी के तौर पे बहुत सराहनीय है। रोहित खन्ना, पर सरकार के स्तर पे जो काम अब तक हुआ या जो फैसले अब लिए गए पिछले एक हफ्ते में, लगता है कि काफ़ी देर से तमाम चीज़ें हुई, पर इससे आपको लग रहा है कि अब कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो फैसले लिए जाने चाहिए थे या जो अब लिया गया है, उससे लगता है कि स्थिति सुधर जाएगी? अब ऑक्सीजन की, अभी भी हम बेड्स की, अभी कई तरह की फैसिलिटीज़ खड़ी हुई हैं दिल्ली में भी, पर फंक्शनल नहीं है। इन तमाम चीजों में अभी भी देर है, ये दिल्ली राजधानी की भी स्थिति ऐसी है। मैम बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी भी स्थिति बहुत ही नाजुक है। जो असली हेडलाइन है, जैसे डॉक्टर छाबड़ा कह रहे हैं हमें इस प्रोग्राम पे कि हमें कल का भरोसा नहीं है, मेरी राय में आज की इंडिया में इस वक्त दिल्ली का कोई डॉक्टर हमें ये बता रहा है कि उन्हें कल का भरोसा नहीं, ये आज की इंडिया में ऐसा होना नहीं चाहिए। हम क्यों नहीं आगे का सोच पाए? मैं नहीं कह रहा हूं कि इस सिचुएशन में एक भी डेथ नहीं हो सकती, बिल्कुल होंगी, ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही बड़ी पैंडेमिक है, लेकिन हमने काफी कुछ चीजें छूटने दी, जिससे आज हम एक बिल्कुल नए लेवल पे आए हैं। ऐसा प्रिडिक्शन हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के जो एपिडेमिक मॉडल्स हैं, वो कह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ मई, मिडिल ऑफ मई, रोज हो सकता है 4500 लोग मर सकते हैं। आप ये देखिए, जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज से, जहां तक मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से अगर कोई मरता है, वो जरूरी नहीं है कि बहुत ही सिवियरली अनवेल पेशेंट हो जी। जो मॉडरेटली या लेस सिवियर पेशेंट, अगर वो ऑक्सीजन उसे नहीं मिले टाइम पे, तो वो भी सिवियरली इफेक्टेड हो सकता है। तो ये ऐसे पेशेंट का मरना बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही ट्रेजिक है, और ऐसी मौत बिल्कुल हमें सरकार के सामने ही सवाल रखना होगा कि ऐसी मौतें क्यों हो रही हैं। जी, सरकार के सामने ये सवाल है कि ये महामारी है और ये दुनिया भर में फैली, पर अब इसके बाद कम से कम ये व्यवस्था होनी चाहिए थी, लोग दवाओं की कमी से, अस्पताल बेड की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान नहीं जाए, सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। दिल्ली में कोरोना से मुकाबला लगातार जारी है और आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, और इस बीच दिल्ली में जो एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया था वो एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन के लिए सहयोग मांगा है, जिसमें टाटा, बिरला, बजाज, अंबानी और हिंदुजा
उद्योगपतियों से अपील की गई है। इन उद्योगपति घरानों से कल सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी थी, क्योंकि दिल्ली में अभी भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। और जैसा हमारे शो में एक डॉक्टर अभी कह रहे थे कि ऑक्सीजन अभी है, लेकिन कल क्या होगा ये अभी तक हम आश्वस्त नहीं हैं इसे लेकर। तो आज हम लोग में इतना ही।